नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सैनी। आप सभी का मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनीमिया पर। आखिर एनीमिया है क्या? आपने बहुत सारे लोगों पे सुना होगा कि एनीमिया कि इसके अंदर खून की कमी हो गई है, या फिर डॉक्टर से सुने होंगे, या फिर किसी हेल्थ वर्कर से सुना होगा कि ये एक एनीमिक पेशेंट है। अब एनीमिया की डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशन के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है एनीमिया इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एरिथ्रोसाइट काउंट और हीमेटोक्रिट। एनीमिया क्या है? एनीमिया अगर किसी पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाए, आरबीसी का काउंट कम हो जाए, या फिर पीसीवी की वैल्यू जिसको हम हीमेटोक्रिट भी कहते हैं वो कम हो जाए, तो हम उस पेशेंट को एनीमिक पेशेंट कहेंगे। अब हम बात करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रिडक्शन ऑफ टोटल सर्कुलेटिंग रेड सेल मास बिलो द नॉर्मल लिमिट्स। किसी पेशेंट के अंदर जितनी भी आरबीसीज प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, अगर उनकी वैल्यू नॉर्मल से कम हो जाए तो भी हम उस पेशेंट को एनीमिक पेशेंट कह सकते हैं। या फिर हम बात करेंगे फंक्शनली, इट इज़ डिफाइंड एज द डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड विच लीड टू टिश्यू हाइपोक्सिया। अगर फंक्शनली देखा जाए तो आरबीसीज का काम है एक जगह से दूसरी जगह गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना। अब जब आरबीसीज का काउंट या हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो वे ऑक्सीजन जो ब्लड है वो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया कंडीशन में चला जाता है। हाइपोक्सिया कंडीशन का मतलब है कि जैसे ऑक्सीजन की कमी से टिश्यू अच्छे से वर्क ना कर पाए, तो उस कंडीशन को हम टिश्यू हाइपोक्सिया कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया में हम वैसे तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन है एनीमिया की, लेकिन हम मेनली दो तरह की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अब वो हैं बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकली या फिर बेस्ड ऑन एटियोलॉजिकली। अब बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकली हम तीन तरह की एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे: माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया और मैक्रोसिटिक एनीमिया। अब एनीमिया बेस्ड ऑन इटियोलॉजी भी हैं। इटियोलॉजी के बेस्ड पर हम देखा जाए तो एनीमिया, इटियोलॉजी आखिर है क्या, मतलब ओरिजिन। इटियोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन, कि एनीमिया का ओरिजिन क्या है। अब एनीमिया रेड सेल का प्रोडक्शन जो है, अगर वो अच्छे से नहीं हो रहा किसी एनीमिक पेशेंट को के अंदर, तो उसके अंदर आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन या पीसीवी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम उसको एनीमिक पेशेंट कह सकते हैं। हीमोलिटिक एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज्ड रेड सेल डिस्ट्रक्शन। मान लो अगर किसी पेशेंट के अंदर रेड सेल प्रोडक्शन तो अच्छे से हो रहा है, लेकिन जो रेड सेल का डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है, जिसकी वजह से उसके अंदर जितनी भी आरबीसीज हैं या फिर जो आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हुआ है वो ज़्यादा हो गया है। या फिर हम बात कर सकते हैं एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस। किसी भी तरह से ब्लड का लॉस हो जाए तो उसकी वजह से भी एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? इसके अंदर हमने बात करनी थी रेड सेल के जो साइज़ हैं उसके बेसिस पर बात करेंगे, और डिग्री ऑफ हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट है आरबीसी के अंदर उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक का मतलब क्या है कि सेल का साइज स्मॉलर है, और हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या है कि हाइपो मीन्स लाइट कम, और क्रोमिक मतलब कलर से रिलेटेड है, तो जिसकी वजह से आरबीसी का साइज वो हमें लाइट कलर दिखाई देती हैं। और इसका मतलब क्या है कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक के अंदर आरबीसी के जो साइज़ हैं वो नॉर्मल से छोटे होते हैं, और जो सेंट्रल पैलर होता है वो मोर देन 1/3 होता है। मोर देन 1/3 मतलब जो नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा होता है। सेंट्रल पैलर मैं अभी बताऊंगा आगे कि सेंट्रल पैलर आखिर है क्या। जैसे जैसे हमारा सेंट्रल पैलर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज क्या होएंगी, डिक्रीज़ होएंगी। देयरफॉर हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज़ होएगी। इट शोज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक के अंदर एमसीवी की जो वैल्यूज़ हैं जो नॉर्मली होती हैं 80 से 100 फेमटोलीटर की, अगर 80 से कम हो जाएं एमसीवी की वैल्यू और एमसीएचसी की वैल्यू जो कि 30 ग्राम डेसीलीटर से कम हो जाए,
तो हम उसे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कह सकते हैं। उसके बाद आता है इट इज़ यूजुअली ड्यू टू डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। ऐसा इसलिए होता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इसलिए होता है जब किसी पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस अच्छे से नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से हम उस पेशेंट के अंदर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की कंडीशन देख सकते हैं। और एग्जाम्पल इसके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और थैलेसीमिया है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया। अब देखो ये जो आरबीसीज हैं, अभी देखो आरबीसी है, आरबीसी के बीच में अब एक वाइट पैचेस सा दिख रहा होगा। अब ये जो है यही सेंट्रल पैलर होता है। ये जो डायमीटर है नॉर्मली ये 1/3 होता है। अगर जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होता जाएगा तो वॉल्यूम की जो आरबीसीज का वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होएगा, और जैसे ही ये डिक्रीज़ होएगा हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें आरबीसी लाइट कलर की दिखेंगी, जिस कंडीशन को हम हाइपोक्रोमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोक्रोमिक कंडीशन कहेंगे। अब आता है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। अब इसका मतलब है कि जो सेल का साइज़ है वो भी नॉर्मल है और जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो भी नॉर्मल है। तो फिर हम इस एनीमिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ये जो कंडीशन है ये तब क्रिएट होती है जब किसी का इंजरी हो जाए, एक्यूट ब्लड लॉस हो जाए, तब हम उस पेशेंट के अंदर एक्यूट इंजरी के दौरान नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिल सकता है हमें उस पेशेंट के अंदर। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय नॉर्मल रेड सेल साइज एज वेल एज नॉर्मल सेंट्रल पैलर। इस कंडीशन के अंदर हमें रेड सेल का जो साइज है वो नॉर्मल देखने को मिलेगा और नॉर्मल सेंट्रल पैलर देखने को मिलेगा। इट शोज नॉर्मल MCV एंड MCHC। अब इसके अंदर हमें मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम और मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की वैल्यू भी हमें नॉर्मल देखने को मिलेगी। दिस टाइप ऑफ एनीमिया में बी सीन इन एक्यूट ब्लड लॉस। इस तरह के एनीमिया हमें एक्यूट ब्लड लॉस की कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल है इसके ट्रॉमा या फिर एनी टाइप की इंजरी, किसी भी तरह की इंजरी हो उसकी वजह से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो हमें नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक एनीमिया, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और सिटिक मतलब सेल। एक तरह से जो सेल का साइज है वो नॉर्मल से बड़ा हो गया है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय रेड सेल साइज लार्जर देन नॉर्मल। मतलब रेड सेल जो आरबीसी का साइज है वो नॉर्मल से बड़ा हो गया है। इट शोज़ इंक्रीज्ड MCV। अब जो MCV की वैल्यू जो मैंने बताई थी 80 से 100 के बीच में नॉर्मली होती है, अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो मैक्रोसिटिक हो जाता है, अगर 100 से 80 से कम हो जाए तो हम उसे माइक्रोसिटिक कहेंगे। अब इसके अंदर MCV की वैल्यू 100 से ज़्यादा हो जाती है लेकिन MCHC की वैल्यू नॉर्मल रहती है। MCHC की वैल्यू नॉर्मल रहती है। इट इज़ ड्यू टू डिफेक्टिव मैचुरेशन ऑफ एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर इन बोन मैरो। जो हमारी बोन मैरो के अंदर आरबीसी को बनाने वाली सेल्स हैं उनका मैचुरेशन डिफेक्टिव हो जाए तो उसकी वजह से हमें मैक्रोसिटिक एनीमिया देखने को मिल सकता है। और ये डिफेक्टिव हमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी की वजह से देखने को मिल सकता है किसी भी पेशेंट के अंदर। उसके बाद हम लेते हैं रिव्यू। एक तरह से हम इसके बारे में ये पढ़ रहे हैं कि नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में या फिर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में और मैक्रोसिटिक एनीमिया में MCV, MCH और MCHC का क्या प्रभाव पड़ता है। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में MCV, MCH और MCHC की तीनों की वैल्यू नॉर्मल रहती हैं। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक के अंदर MCV और MCH और MCHC तीनों की वैल्यू डिक्रीज रहती है और मैक्रोसिटिक एनीमिया के अंदर MCV, MCH की वैल्यू इंक्रीज रहती है और MCHC की वैल्यू नॉर्मल रहती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एक तरह से ओरिजिन क्या है, मैंने पहले बताया कि इटियोलॉजी का मतलब है ओरिजिन, एनीमिया का ओरिजिन। अब हमने इसमें 3 कंडीशन देखी थी जब हमने देखा था कि एक तो था रेड सेल का प्रोडक्शन है वो अच्छे से नहीं हो रहा हो, दूसरा रेड सेल का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा हो, या फिर तीसरा था एक्यूट ब्लड लॉस एकदम से हो गया उसकी वजह से एनीमिया हो।
एनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन। अब रेड सेल जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया, वो किसकी वजह से कम हो सकता है, या तो न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। अब न्यूट्रिशन की कमी भी कौन कौन सी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 की वजह से, या फिर फोलिक एसिड की वजह से, या फिर विटामिन सी की वजह से। विटामिन सी एक तरह से एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम कैसे कहते हैं, उसकी वजह से भी हमारे अंदर रेड सेल का प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से नहीं हो सकता। अब उसके बाद है इम्यून मेडिएटेड, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से भी हमें एनीमिया देखने को मिल सकता है, जो कि रेड सेल की प्रोडक्शन अच्छे से नहीं करवा देता। एप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जब जितनी भी बोन मैरो के अंदर रेड सेल को प्रोड्यूस करने वाली सेल्स हैं वो फैट सेल में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको हम एप्लास्टिक एनीमिया कह देते हैं। अब उसके बाद आता है प्योर रेड सेल एप्लेजिया, एक कंडीशन एक और है प्योर रेड सेल एप्लेजिया। उसके बाद है प्राइमरी हिमेटोपोइटिक नियोप्लाज्म। प्राइमरी हिमेटोपोइटिक नियोप्लाज्म का मतलब क्या है, जो हमारी हिमेटोपोइसिस, जो हमारी सेल्स होती हैं हिमेटोपोइसिस करवाने वाली, उनके अंदर नियोप्लाज्म क्रिएट हो जाए, एक तरह से कैंसर्स हो जाए, तो उसके अंदर भी हमें ये कंडीशन या फिर रेड सेल का प्रोडक्शन हमें देखने को अच्छे से नहीं मिल सकता। अब वो कंडीशन है एक्यूट ल्यूकीमिया या फिर MDS। एक्यूट ल्यूकीमिया या फिर MDS की फुल फॉर्म होती है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स। उसके बाद आता है मिसलेनियस के अंदर हम एनीमिया ऑफ ए क्रोनिक डिसऑर्डर, जो कि लंबे समय से एनीमिया चल रहे हैं, या फिर ड्रग्स की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। अब दूसरा हमने पढ़ा था क्या, रेड सेल का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा जल्दी से हो गया या फिर बढ़ गया एक तरह से। अब उसके अंदर कंडीशन क्या क्या आती हैं, इंट्राकॉर्पुस्कुलर डिफेक्ट। इंट्राकॉर्पुस्कुलर का मतलब क्या है कि सेल के अंदर के डिफेक्ट्स जो हैं उनसे रिलेटेड हैं। इसके अंदर आते हैं हेरिडिटरी हेमोलिटिक एनीमिया। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, जो जन्मजात होते हैं, हम जो पेरेंट्स से हमें जो चीज़ें मिलती हैं उनको हम कहते हैं हेरिडिटरी, और उनकी वजह से जो हीमोलिसिस होती है और एनीमिया की कंडीशन क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं हेरिडिटरी हीमोलिटिक एनीमिया। उसके बाद आता है एक्वायर्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। एक्वायर्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर जैसे कि मान लो जन्म लेने के बाद कोई डिसीज़ जनरेट हो गई है बॉडी में, जिसकी वजह से एनीमिक कंडीशन क्रिएट हो रही है बॉडी में, तो उस कंडीशन के अंदर रेड सेल का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाए तो वो भी किस कंडीशन के अंदर आते हैं, इंट्राकॉर्पुस्कुलर डिफेक्ट्स के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है, ये तो थे सेल के अंदर के, अब सेल के बाहर की बात करते हैं। अगर डिफेक्ट आ जाए जिसकी वजह से रेड सेल का डिस्ट्रक्शन इंक्रीज़ हो जाए, एक्स्ट्रा कॉर्पुस्कुलर डिफेक्ट जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर इम्यूनोहिमोलिटिक एनीमिया, इम्यून सिस्टम ही हीमोलिसिस करवाना स्टार्ट कर दे, या फिर फ्रेगमेंटेशन सिंड्रोम, जो RBCs हैं उनके टुकड़े होने स्टार्ट हो जाए, या फिर हाइपरस्प्लीनिज्म। हाइपरस्प्लीनिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर स्प्लीन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो जो RBCs का डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा करवाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से RBC का डिस्ट्रक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस हो जाए, ब्लड लॉस कैसे, या तो एक्यूट हो या फिर क्रोनिक हो। एक्यूट होगा जैसे कि कोई ट्रॉमा हो गया या फिर इंजरी हो गई, किसी भी तरह की एक्सीडेंटल कोई भी चीज़ होगी जिसकी वजह से ब्लड लॉस अचानक से ब्लड लॉस हो गया। और या फिर क्रोनिक के अंदर आता है ब्लीडिंग फ्रॉम GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई, या फिर जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। और किसी भी तरह की अन्य इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर भी लिखा है जो कि 8824155924 है। और सबसे बड़ी बात, आप इस वीडियो से अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। जितनी भी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी पर वीडियोस डाली जाएंगी उससे आप अपने खुद के प्रिपेयर नोट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।